नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में मंगलवार को तृतीय दीक्षोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में कुल 74 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 20 पदकों से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, अनुशासित जीवन जीने और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय दीक्षोत्सव समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। विश्वविद्यालय पहुंचने पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और कुलपति संजीव कुमार समेत अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह के दौरान कुलपति संजीव कुमार द्वारा राज्यपाल के स्वागत सम्मान का दृश्य भी चर्चा में रहा। इसके बाद राज्यपाल की अध्यक्षता में दीक्षोत्सव कार्यक्रम आगे बढ़ा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां और मेडल प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्रों से नशे से दूर रहने और स्वास्थ्य एवं जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। राज्यपाल ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए नई शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा, नई दृष्टि और आत्मविश्वास मिला है। विद्यार्थियों से उन्होंने शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित न रखने और अपने ज्ञान का उपयोग समाज एवं राष्ट्र हित में करने का आह्वान किया। निकालना चाहिए। और दूसरा, एक बार पढ़ाई है, एक बार पढ़ाई। देखो भैया, मैंने एक बार तय किया कि मुझे एमएड करना है, लेकिन मैं स्कूल में सर्विस करती थी, मास्टर ऑफ एजुकेशन। मैंने सैटरडे संडे को यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और वहां मैं 2 साल पढ़ी। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। कंटिन्यूअस कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, ये समाप्त नहीं होता है पढ़ना। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, अपना जो काम करती है ना, इसमें और कुछ करना चाहती है, ऑनलाइन डिग्री करना चाहती है, केवाईसी करना चाहती है। तो ऐसे अलग प्रकार के कोर्सेज शुरू करके ऐसे लोगों को पढ़ाओगे तो मैं मानती हूँ कि जो एरिया पूरा गरीबाई से ग्रस्त है। मैंने बेटियों को देखा, मैं मेरठ में गई, वहां की बेटियों को देखा, और बीच वाला एरिया मैंने देखा और ये एरिया देखा। हमें पता चल जाता है कि बीमारी हमारी एक है, गरीबाई, और गरीबाई में से निपटने के लिए, बाहर निकलने के लिए ऐसे रोजगार आवश्यक है। तो मेरा एक सुझाव और है, जो आज पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां भी ऐसा सर्टिफिकेट कोर्सेज उनके लिए करना चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने 4 शब्द लिख दिया, शायद इतना ही पता होगा। और इसी वजह से इस बार मैंने सभी यूनिवर्सिटी से कहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जिस नाम से जुड़ी हुई है, ऐसे बुक आपके पास है, पहले तो लाइब्रेरी में देख लीजिए आप 10, और बच्चों को प्रेरित करिए कि बुक पढ़ें। और इसमें से इसके जीवन की कई घटनाएं ऐसी होगी जो हमें प्रेरणा देती होगी, समाज को उसने क्या क्या दिया है। इसमें स्पीच हो, लेखन कार्य हो, जहां वो रहते थे वो नजदीक में हो तो वो दिखाया जाए कि कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, परिवार के लोगों के साथ मिलाया जाए। तो ये सभी प्रवृत्तियां साल भर में चलनी ही चाहिए, तो ही पता चलेगा कि जो यूनिवर्सिटी के भवन में बैठे हैं और ऐसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम से भवन है, वैसे किसी का नाम इसे नहीं दिया जाता है।
लेकिन कुछ करके गए और सालों तक लोग याद करते हैं उसके कार्य को। उनको हमें पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। एफिलिएटेड कॉलेज भी यही काम करे। आपकी एफिलिएटेड कॉलेज कोई ना कोई नाम से होगी, याद नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है, इस पर चर्चा करिए और बच्चों को सिखाइए। आज के इस दीक्षोत्सव के 63,084 उपाधियां डिजी लॉकर पर अपलोड हुई। इनमें 42,724 छात्राएं हैं और 20,360 छात्र शामिल हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और कुल उपाधियों में उनकी भागीदारी लगभग 2/3। अब मेरे मन में कई प्रश्न उपस्थित हुए, लड़के कहाँ जाते हैं? और इसी वजह से कुलपति जी को मैंने पूछा, मुझे बताइए लड़का की संख्या क्यों कम है? हमारे समाज में तो ये है लड़कियों की संख्या कम होती है, लड़कों की संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन मुझे ये बताया गया कि वे लोग मुंबई तक पहुंचते हैं अपने रोजगार के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से मुझे तो आज ये पता चला, लेकिन एक दूसरा काम भी विश्वविद्यालय को मैंने दिया है कि आपका एक पूरा कैंपस, चाहे कॉलेज का कैंपस हो या यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद पूरा हो जाता है। कम से कम एक भवन में जिसको रोजगार की आवश्यकता है, जो वो सीखना चाहता है, कम से कम 100 बच्चे को इकट्ठा करके उनको पूछकर कि आप क्या सीखना चाहते हैं और उसको 2 महीना 3 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स यदि हम सिखा देते और उसको एक विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र मिल जाता है, सही प्रमाण पत्र, गलत नहीं, फर्जी नहीं, और वही बेटा या बेटी कहीं और ये सर्टिफिकेट लेकर जाएगी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, कोई आपको मना नहीं करेगा मित्र, और आपको रोजगार मिल जाएगा। परिवार में से बाहर निकलेगा मित्र। वैसे गरीबाई में से बाहर निकलने का साहस वही है, शिक्षा, ट्रेनिंग, और मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या सीखना चाहिए, क्या जरूरत है। इसी प्रकार आज 74 विद्यार्थियों को 88 पदक प्राप्त हुए। इनमें 48 छात्राएं और 25 छात्र शामिल हैं। पदकों में भी छात्राओं ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ कि गरीबाई में से बाहर निकलने के लिए आप अपने बच्चों को प्रेरणा दे रहे हो कि आगे बढ़ो। हम तो ये काम सालों से करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। और संगीत की वैश्विक साधना के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति और विश्व भर में नई पहचान दिलाई है। आपका जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और उत्कृष्टता का संकल्प साधक को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। आपकी उपस्थिति विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। अब उनको पूछिए कि कितने लोगों को रोजगार देते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि एक व्यक्ति क्या कर सकती है और कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। मुझे याद है बांसुरी की बात, मैं पीलीभीत गई थी और पीलीभीत में ऐसे ही स्टॉल लगा हुआ था और एक स्टॉल में देखती गई, आखिर में बांसुरी का स्टॉल आया। अब बांसुरी का स्टॉल आया तो मैंने जरा पूछपरछ करी, बड़ी बड़ी बांसुरी, कलरफुल बांसुरी, तो उन्होंने मुझे एक बांसुरी भेंट की। अब मेरे साथ पीएसओ था, उसने ये कहा कि तो बचने वाली नहीं है और आप पेन को भी लेते हैं। मैं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करती हूँ
कि वे नशा मुक्त, स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाएं। योग, खेल, सकारात्मक चिंतन और आत्मसंयम जीवन को सफल बनाते हैं। डिजिटल माध्यमों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और असत्य सूचना, साइबर अपराध तथा डिजिटल व्यसन से स्वयं को दूर रखें। इससे ही बचना है। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी बोध करता है। राष्ट्रीय एकता, महिला सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मुझे विश्वास है कि आप इन मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। मित्रों, इसमें नागरिक की कितनी जिम्मेवारी है। गुजरात में दंगा होता है और बसें जलाई जाती थी, बड़े बड़े भवन तोड़े जाते थे, सरकारी भवन तोड़े जाते थे, जलाए जाते थे और इसके बाद करोड़ों रुपया का खर्च करके फिर से आंदोलन हो, लेकिन संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से मैं बता दूं आपको, सीएम थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने तय किया यदि आप कोई भी भवन जलाओगे, कोई भी बस जलाओगे, तो उसका जितना खर्चा होगा ये आपके पास से वसूल करेंगे। रोड है, घूमिए ना, किसी ने ना नहीं किया और ये काम शुरू हुआ। नोटिस घर पर पहुंची, ये बस इतनी कम कीमत की, 10 लोग पकड़े गए, चलो लाओ पैसा। तब जाकर जलाना, पुना, वो ये सब बंद हुआ। तो कड़काई तो करनी पड़ती है। ये कड़काई नहीं है, संपत्ति का बचाव। कितनी बार सरकार खर्च करेगी? एक बार बन गया इतना सुंदर भवन, 25 साल 30 साल तक कुछ नहीं होगा उसको। और अच्छी तरह से आने वाले समय में बच्चे आएंगे, बैठेंगे, सीखेंगे। यदि एक छोटी सी चीजों के लिए आप लोगों ने चला दिया तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? पुस्तकालय की स्थापना एवं स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी प्रशंसनीय पहल। अगली बार जब मैं आई थी, इस सब मैंने देखा था। मैं इन सभी सकारात्मक पहलों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी आधुनिक सुविधाओं, सुशासन, पारदर्शिता और विद्यार्थी केंद्रित व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। आज अवसर की कोई कमी नहीं है मित्रों। भारत विश्व के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर रहा है। नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान देश के विकास को नई गति दे रहे हैं। तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सदैव नैतिकता, पारदर्शिता और मानवीय मूल्यों के साथ होना ही चाहिए। जीवन में सफलता का आधार केवल प्रतिभा नहीं है, बल्कि अनुशासन, सत्यनिष्ठा, परिश्रम और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी वही रुक जाता है। हमारी समन्वय कॉलेजों में जो काम करने वाले हमारे अध्यापक हैं, ये कहूंगी कि ये विश्वविद्यालय चला रहा है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि अभी तो 3 ही साल हुआ है और शुरुआत से अच्छे करोगे तो इसके बाद भी जो आएगा वो ही करते रहेगा। और इसी वजह से जब शुरुआती विश्वविद्यालय शुरू होती है, उसी समय आपने जो प्रणाली बनाई, वो प्रणाली सालों तक चलती रहे। इसमें पारदर्शिता भी आनी चाहिए, कोई प्रकार की गड़बड़ न होनी चाहिए। ये भी विशेषकर सबको ध्यान रखना है। मुझे अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्य कुशलता का सुदृढ़ करने की दिशा में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किया गया है। ये तो बहुत अच्छा है। कॉलेज में आना, यूनिवर्सिटी में आना, समय पे आना, पढ़ना, सीखना
और एक अच्छा होनहार नागरिक बनना, ये तो सिखाती है हमारी यूनिवर्सिटी। फिर राजभवन आकर ये जो अनिल था PSO, उनको मैंने इसमें लगाया कि आप हमारे जन भवन के बच्चों को बांसुरी सिखाओ, और इतनी सुंदर बांसुरी हमारी बेटियां सीख रही है बाबा। तो ये है एक दूसरे को जोड़ना, और मेरा काम वही है एक दूसरे को जोड़ना। वहां से बांसुरी ली, जन भवन में बांसुरी वादक था ही, तो एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं हुआ। और वो जब फ्री होता है तब बांसुरी वाली बेटियां आ जाती है और सिखा देती है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने डिजिटल प्रशासन, समयबद्ध परीक्षा प्रणाली, उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन, समर्थ पोर्टल, शोध पीठों की स्थापना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता प्राप्त होना उसकी बढ़ती शैक्षणिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं और नए अवसर भी जन्म लेते हैं। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और ज्ञान के नए आयाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक सत्य कभी नहीं बदलता, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा और वही जीतेगा, ये कभी नहीं बदलता। याद रखिए, जो व्यक्ति नई चुनौतियों से घबराता नहीं है बल्कि उनके नए समाधान खोजने का साहस रखता है, उसके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। चुनौतियों को अवसर में बदलती है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अपने सीखने की क्षमता को कभी समाप्त मत होने दीजिए। डिग्री प्राप्त करने के साथ अपनी शिक्षा को समाप्त मत समझिए। जीवन स्वयं एक विश्वविद्यालय है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। सवाल पूछिए, जिज्ञासु बनिए, लेकिन सवाल पूछकर रुक मत जाइए। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजिए, समस्याओं के समाधान खोजिए, और यदि समाधान उपलब्ध नहीं है तो नया समाधान बनाने का साहस रखिए। जिसने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा, नई दृष्टि और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए। इस कालखंड में शिक्षा को ज्ञान से, ज्ञान को कौशल से और कौशल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का कार्य किया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा जगत में एक नए युग का सूत्रपात किया है। इस नीति ने विद्यार्थियों को विषयों की सीमाओं से मुक्त कर बहुविषयक अध्ययन, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं। अब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि प्रयोगशालाओं, उद्योगों, स्टार्टअप और समाज के साथ जुड़कर अधिक व्यापक और जीवन उपयोगी बनी है। एक स्कूल बनाई और अभी 10वीं कक्षा तक चलती है। पहले मात्र 35 बच्चे आते थे और हमारे सभी PSO अधिकारियों ने प्रयास किया झूपड़पट्टी बनाना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे झूपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाना, गरीब के बच्चों को पढ़ाना। 450 बच्चों को छोड़ देता था, 450, और सभी का एडमिशन हो गया। अब वहां डिजिटल वो सीख रहे हैं। इसरो का बड़ा सेंटर हम लोगों ने बनाया है। अब इसरो किस तरह काम कर रहा है, मंगलयान कैसे बना, कैसे उड़ा, गगनयान में क्या हो रहा है, ये सब सीख रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग, या भविष्य में बच्चों को इस दिशा में जाना है तो वो ट्रेनिंग होनी ही चाहिए।
और सभी अपने अपने तरीके से 7 बजे आ जाते हैं क्योंकि खेलने के लिए, दीवार पर चढ़ने के लिए। मैंने झूला नहीं रखा, कोई लपसड़ी नहीं रखी, यही रखा। तो ऐसे कई सारी प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां ये वहां चलती है। हम लोगों ने लगभग 25 क्लब बनाए और एक क्लब में अभी मैं बता रही थी हमारे टीचरों को कि भाई कंपटीशन क्यों हो रहा है, हम क्यों बच्चों को निबंध लिखवाते हैं। अब निबंध लिख दिया, सभी बच्चे, आपके स्कूल के सभी बच्चे निबंध लिखते हैं, आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कई बच्चे अच्छे हैं, अक्षर अच्छा है, लखान अच्छा है और नए नए विचार रखे हुए हैं। लेकिन 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिसका अक्षर ठीक नहीं है, लिखना जानते नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, तो उसको छोड़ना नहीं। यही सभी शिक्षा है। पेंटिंग, मैंने 2-3 स्कूलों में पेंटिंग देखा, इतना सुंदर बच्चे पेंटिंग करते हैं। तो मुझे जो पेंटिंग की कलर बुक्स वगैरह दिया गया तो मैंने उनको दे दिया, ये ले जाओ कलर के साथ और घर में बैठकर ये काम करो। तो एक पेंटिंग में जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनकी एग्जाम दिलवाइए आप लोग, इसकी एग्जाम दिलवाइए, एक साथ साथ सब चलता है। संगीत में बच्चे अच्छे गायक गाते हैं, उसको थोड़ा सा आप करोगे तो 84 काम करेंगे।